हम लोग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन वाले पोर्शन को और आगे बढ़ाते हुए अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी और बेटर लिविंग कंडीशन के वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो हमने अभी लास्ट कुछ देर पहले लेक्चर में ये बताया आपको कि इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी के वजह से और बेटर लिविंग कंडीशन के वजह से एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पर, यानी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। तो उसके क्या रीजंस हैं अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए 4 मुख्य वजह होती है जिसके वजह से एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ तब होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज आ जाती हैं, बढ़ जाती है हेल्थ फैसिलिटीज, और दूसरा लोगों की बेटर लिविंग कंडीशन हो जाती है, बेटर लिविंग कंडीशन। ठीक, लेकिन इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी होने से और बेटर लिविंग कंडीशन होने से कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, यही चीज आज डिस्कस करना है। तो इसमें 4 इफेक्ट पड़ते हैं, इसके 4 असर पड़ता है। यानी यदि लोगों की लिविंग कंडीशन बेहतर हो जाए और हेल्थ फैसिलिटीज अगर इंक्रीज कर जाए तो उसका 4 प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि डेथ रेट, लोगों की जो मृत्यु दर होती है वो कम हो जाती है। ठीक, दूसरा क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो बच्चा पैदा होने के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, बच्चा पैदा होने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ जाने की वजह से और बेटर लिविंग कंडीशन आने की वजह से कम हो जाती है। यानी जो मदर की डेथ रेट है वो कम हो जाती है, जो कि शिशु को जन्म देती है। ये डेथ शिशु के जन्म के तुरंत बाद हो जाता है या दौरान जब शिशु का जन्म हो रहा होता है तब होता है। तो डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आ जाती है। इसको शॉर्ट में MMR कहा जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को MMR से डिनोट किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो इफेक्ट होता है वो है जो इन्फेंट है, जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी नहीं मरता है, क्योंकि बेटर लिविंग कंडीशन और बेटर हेल्थ फैसिलिटी की वजह से उसको तुरंत चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो जाती है, तो उसकी भी डेथ रेट बहुत कम हो जाती है। तो जिसको हम कह सकते हैं इन्फेंट डेथ रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी कमी आ जाती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आ जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को शॉर्ट में IMR लिखा जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आ गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आ गई, ओवरऑल डेथ रेट में कमी आ गई। ठीक, और चौथा चीज, जब बच्चे मरेंगे नहीं तो बच्चों पैदा होने वाले बच्चे, और जब हेल्थ फैसिलिटी बेटर हो जाएगी, कोई डिजीज होगा तो जल्दी कोई मरेगा नहीं, तो जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप है पॉपुलेशन में उसकी संख्या बढ़ जाएगी। देखिए पॉपुलेशन में 3 तरह का एज ग्रुप, पॉपुलेशन को एज ग्रुप के आधार पर 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब बच्चे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब हो गया कि जिस एज में रिप्रोडक्शन लोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब होता है बूढ़े लोग। ठीक है, तो जब हेल्थ फैसिलिटी बेटर हो जाएगी, बेटर लिविंग कंडीशन होगा और उसका ये जो 3 इफेक्ट दिखेगा, उसका एक चौथा इफेक्ट उसके वजह से भी आ जाएगा कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप इन पॉपुलेशन। तो चौथा क्या होगा कि
इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल पीपल। तो जो रिप्रोड्यूसिबल पीपल है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ये 4 मुख्य वजह है जिनके कारण आप कह सकते हैं कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी और इंक्रीज और बेटर लिविंग कंडीशन, ये दोनों के वजह से एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ पड़ता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ता है। अच्छा, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जिसको RCH प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, उसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक किया जाता है और चेक किया जाने में, उसको चेक करने में सफलता भी मिलती है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है पिछले अगर आप 15-20 साल जब का अगर कंपैरिजन करें तो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है ना, तो RCH प्रोग्राम, ठीक है, तो RCH जो प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, हैज पुट सम चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पर थोड़ा बहुत चेक इस प्रोग्राम के वजह से लगा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो इम्पैक्ट जो इसका है वो मार्जिनल है। इट्स इम्पैक्ट इज मार्जिनल। ठीक है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जो हाल फिलहाल जो सेंसस हुआ, सेंसस हर 10 साल पर होता है, तो जो हाल फिलहाल सेंसस हुआ वो 2011 में हुआ। जैसे 2001 में एक सेंसस हुआ, फिर 2011 में सेंसस हुआ, फिर इसके बाद 2021 में सेंसस होगा, एक साल बाद फिर सेंसस हो जाएगा। मतलब आपको करंट पता चल जाएगा कि देश का कितना पॉपुलेशन है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। तो सेंसस मतलब जनगणना। तो भारत में जनगणना हर 10 साल पर होती है। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। तो हम जो ऑफिशियल डेटा बताते हैं कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, वो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बताते हैं, क्योंकि लास्ट डेटा वही अवेलेबल है हमारे पास। अब जो करंट डेटा आएगा वो 2021 में आएगा। तो एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो लगभग 2% थी। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंडिया की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो 2% है। यानी पिछले 10 सालों में, 2011 में जब पॉपुलेशन ग्रोथ बताई गई 2% है, तो उसके पिछले 10 साल का वो बताया। मतलब 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो आबादी बढ़ी उसका ग्रोथ रेट है। अब जब 2021 का सेंसस होगा तो वो 2011 से लेकर के 2021 यानी प्रेजेंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ट्रेंड है 10 साल का वो बताएगा। तो ये 2011 सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो 2% था पिछले डेकेड का। पिछले डेकेड का मतलब इसके पहले के 10 साल का, यानी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन वृद्धि दर रही, जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2%। यानी जो पॉपुलेशन बढ़ी 2001 से 2011
2011 के बीच में इन 10 सालों में वो किस रेट से बढ़ी? 2% के रेट से बढ़ी। 2% रेट का मतलब होता है, मतलब कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को समझेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस 2%? इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 पर 20 लोग बढ़े हैं, ठीक है। तो प्रति 1000 पर 20 लोग बढ़े हैं। तो कहने का मतलब है कि जब 1000 पर 20 लोग बढ़े हैं तो 100 पर कितने लोग बढ़ेंगे? 2 लोग बढ़ेंगे एक साल में। तो इसका मतलब होता है 20 इंडिविजुअल्स ऐड हुए पॉपुलेशन में पर 1000 इंडिविजुअल्स, जो 1000 लोग, हर 1000 लोग जो मौजूद थे उन पर 20 इंडिविजुअल्स ऐड हो गए, ठीक है। 20 इंडिविजुअल्स की इंक्रीज हुई पर ईयर। तो हर 1000 लोग पर 20 लोग बढ़े एक साल में, ठीक। तो अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2%। तो 2% का मतलब होता है कि हर 1000 लोगों पर 20 लोग बढ़े, या हर 100 लोगों पर 2 लोग बढ़े। एक जीरो काट दीजिए तो एक जीरो ये काट दीजिए, तो हर 100 लोगों पर कितने लोग बढ़े? 2 लोग बढ़े। तो ये 2% इंक्रीज हो गया। ग्रोथ रेट इज 2%। और ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत इनॉर्मस ग्रोथ रेट है, यानी 2001 से 2011 के बीच में अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो यही बहुत ज्यादा है। और अगर इसी रेट से ग्रोथ होता रहा, अगर इसमें चेक नहीं लगा, तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसको कहा जाता है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, उनकी एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी हो जाएगी, उनकी एब्सोल्यूट कमी हो जाएगी आगे आने वाले कुछ वर्षों बाद। यानी सबको भोजन, सबको कपड़ा और सबको शेल्टर मकान नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो इस रेट से, ये बहुत ही डेंजरस रेट है। 2% कहने में बहुत छोटा लग रहा है, 100 में 2 ही लोग हैं, लेकिन आप सोचिए भारत में करोड़ों की आबादी है और हर 1000 पर अगर 20 लोग बढ़ रहे हैं तो सब पर, सबके हेड को काउंट कर लीजिए और सबको हर 1000 में के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए तो भारत में रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे उतने बचे। तो वही एनसीईआरटी बुक लिखती है कि अगर इस रेट से इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का, तो आपको जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक जो नीड्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी एब्सोल्यूट कमी हो जाएगी। एब्सोल्यूट कमी मतलब आप कहेंगे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब ये होता है कि एक्चुअल में समाप्त हो जाएगा। क्या? फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही भयावह सिचुएशन होती है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है 2011 के बाद वो मजबूर हो गई, द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू टेक मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब 2011 का उसको डेटा मिला, में सेंसस की वजह से उसको डेटा मिला, तो वो एकदम से उसका जो है एक्टिविटी बढ़ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर वो काफ़ी कंसर्न दिखाया गवर्नमेंट ने, और उसने बहुत सारे मेजर्स लिए 2011 के बाद। हालांकि मेजर्स तो पहले भी लिए जाते रहे, हर 10 साल पर जनगणना होती है, तो 81 में जनगणना हुई तब भी कुछ मेजर लिया गया होगा, फिर 91 में जनगणना हुई तब भी कुछ मेजर लिया गया होगा, 2001 में जनगणना हुई तब भी मेजर लिया गया, 2011 में जनगणना हुई तब भी मेजर लिया गया, 2021 में जनगणना होगी तब भी मेजर लिया जाएगा। तो मेजर तो हर गवर्नमेंट लेती है उस समय की जो रहती है, ठीक है। बट चूंकि एनसीईआरटी बुक 2011 के डेटा के बेसिस पर सारी बात कर रहा है, तो तब उसने कहा कि 2011 सेंसस के बाद गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स टू पुट चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ग्रोथ रेट होता है, ये जो ग्रोथ रेट होता है एब्सोल्यूट स्कार्सिटी कॉज करेगा। मतलब दिस ग्रोथ रेट will lead to, अगर कंटिन्यू रहा, will lead to absolute scarcity of basic requirement, ठीक है ना, scarcity of basic requirements of people। जो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो जो है वो समाप्त हो जाएगी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट फूड होता है, शेल्टर होता है, ठीक है, और क्लोथिंग होती है, रोटी कपड़ा और
वर्तमान जिसको आप कहते हैं। तो ये हो गया कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन स्टेबल होना जरूरी है। पॉपुलेशन हर 10 साल पर बढ़ता जाएगा, तो आपके पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो दैट्स व्हाई वी नीड स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट है ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कैसे कंट्रोल करती है, या उसने क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए, कौन कौन से तरीके अपनाए हैं, इसका भी जिक्र एनसीईआरटी बुक में है। देखिए, सबसे पहला जो सीधा तरीका होता है कि गवर्नमेंट कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने का जो है वो बढ़ावा देती है कि जो फैमिलीज हैं उनको छोटा रखा जाए, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे स्लोगन्स आते हैं कि जो स्मॉलर फैमिलीज होते हैं उनको फैमिलीज को स्मॉल रखने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आप कंट्रासेप्शन मेथड यूज करें जिससे कम बच्चे पैदा हों। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। और इसी में आपने देखा होगा कि मीडिया मतलब टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर जो है या पोस्टर और बिल्स के माध्यम से लोग समाज में ये बंटवाया जाता है, कुछ स्लोगन्स, कुछ पोस्टर्स, जैसे कि हम दो हमारे दो। इसमें एक आपको हैप्पी कपल दिखता है जिसके 2 बच्चे हैं, उसमें एक मेल दिखेगा, एक फीमेल दिखेगा और उसके 2 बच्चे होंगे, एक बेटा और बेटी। इस तरह से एक फैमिली दिखता है, स्मॉल फैमिली दिखता है 4 लोगों का, उसमें एक फादर, एक मदर और उनके 2 बच्चे, और लिखा रहता है हम 2 हमारे 2। ठीक है ना, we 2 are 2 ऐसा लिखा रहता है। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि समाज में संदेश देना कि परिवार छोटा रखने से सुखी परिवार होता है, उनकी नीड्स कम होंगी, कम अर्निंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होगा, सारे बच्चों को पढ़ा लेंगे। अब एक कपल को 10 बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएगा, कैसे खिलाएगा, उसके लिए ज़्यादा अर्निंग की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा अर्निंग करने के लिए वो गलत तरीके अपनाएगा, तो उसका असर इम्पैक्ट धीरे धीरे पूरे फैमिली पर आएगा। तो इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार वाला जो कंसेप्ट है उसको गवर्नमेंट ने बढ़ावा देना शुरू किया, और इसके लिए उसने कंट्रासेप्शन मेथड को यूज़ करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। एक तो ये तरीका है। तो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए, गवर्नमेंट मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एक तो ये है कि टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज फॉर यूज ऑफ कंट्रासेप्शन मेथड, टू मोटिवेट स्मॉलर families for use of contraception method, use of contraception method। ठीक, और इसके लिए मीडिया के जरिए, पोस्टर, पैम्पलेट्स, बिल्स के जरिए, थ्रू मीडिया, इसमें मीडिया का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, फिर पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, बिल्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इस मीडिया के जरिए, पोस्टर, बिल्स के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि जो हैप्पी फैमिली होती है वो 4 की होती है, जिसमें एक फादर, एक मदर और इनके 2 बच्चे, एक बॉय और एक गर्ल। ठीक, ये इस तरह का बिल, आपको बिल पर 4 लोग दिखते हैं, पोस्टर पर 4 लोग दिखते हैं, या मीडिया में 4 लोग दिखते हैं उस स्क्रीन पर आपको। तो एक हैप्पी फैमिली या हैप्पी कपल और उनके 2 बच्चे। ठीक, ये कपल हो गए और उनके ये 2 बच्चे हो गए, तो 4 लोग दिखते हैं, और उसमें नीचे स्लोगन लिखा रहता है हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, we 2 are 2। ठीक है, तो इस एक एग्जाम्पल दे रही है, अक्सर ये अस्पतालों की दीवारों पर भी ऐसा आपको दिखाई देगा, दीवारों पर पुता हुआ। तो एक तरीका ये है कि गवर्नमेंट जो है वो मोटिवेट करती है स्मॉलर फैमिलीज को, ताकि वो अपनी फैमिली को स्मॉल रखे। अब जो ऑलरेडी 10 बच्चे पैदा कर चुका है उस पर गवर्नमेंट क्या ज़्यादा ध्यान देगी, उसको तो जो नुकसान करना था कर ही दिया। फिर भी ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसको आगे से कहा जाता है भाई आप मत पैदा करना। ठीक है, उसके बाद इसके कारण जो
जो वर्किंग कपल्स हैं, खासकर जो ऐसे कपल्स जो अर्बन एरिया के हैं, जो यंग हैं, ठीक है, और जो वर्किंग हैं, कामकाजी हैं, भाई काम कर रहे पैसा कमाने के लिए, तो समझ में आ रहा है पैसे की कीमत क्या है। तो जो ऐसे कपल जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, यंग है, वर्किंग है, उन्होंने बहुत सारे मैनी कपल्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिया चीजों को समझ करके वन चाइल्ड नॉर्म्स। तो उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म्स मतलब कि एक ही बच्चा वो पैदा करते हैं, करेंगे, ताकि उनकी बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके, परिवार छोटा रहे, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा ना आए। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने मेजर लिया पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा मेजर था कि कंट्रासेप्शन मेथड को यूज़ करने का बढ़ावा दिया, और उस कंट्रासेप्शन मेथड के इस्तेमाल से बहुत सारे कपल जो है, खासकर यंग कपल, अर्बन एरिया, अर्बन मतलब शहरों के जो लोग हैं, गाँव वाले लोग अभी भी नासमझ होते हैं, उनको बहुत अपने ही ढर्रे पर चलने की आदत होती है। तो जो शहर में काम करते हैं, खर्चे उनके ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा समझ में आता है। गांव में तो बैठे हैं, आलू मिल गया, बैगन मिल गया, खाने की तुरंत कोई कमी नहीं होती। वो तो जब बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेजेंगे तब उनके सब अकल ठिकाने आ जाएगी कि खर्चा कितना होता है, ठीक है। तो मैनी कपल्स अर्बन हो, यंग हो, वर्किंग है, ये सब वन चाइल्ड नॉर्म्स ज़्यादातर लोग अपनाते हैं, और आज के डेट में बहुत जागरूकता है समाज में, तो लोग अपना भी रहे हैं। तो एक तरीका ये हो गया कि कैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करते हैं, गवर्नमेंट कैसे कराती है हम लोग को। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया मेल और फीमेल की, यानी मेल और फीमेल की शादी कम एज में ना हो, इसलिए उन्होंने, कम एज में होगी तो ज़्यादा बच्चा पैदा होंगे, बट नेचुरल है, तो फीमेल की जो मैरिजेबल एज है उसको 18 साल कर दिया, और मेल की जो मैरिजेबल एज है उसको 21 साल कर दिया। स्टैट्यूटरी जो है रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, तो स्टैट्यूटरी मतलब कानून बना करके संवैधानिक रूप से मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया गया। उससे कम उम्र में शादी होने पर जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। तो इसलिए लोग हतोत्साहित हों, गांव में अभी भी 10 साल का है बेटा, 10 साल की बिटिया है, तभी उसकी शादी कर देते हैं, 12 साल की एज में कर देते हैं। जो बाल विवाह आप सुने होंगे, बहुत बड़ा ये समाज के लिए कुरीति थी, उसको वो दूर हो गया। अब तो खैर कहीं बाल विवाह सुनाई नहीं देता, शहरों में तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता, गांव में कुछ बहुत इंटीरियर्स में, आदिवासी इलाकों में, या अभी भी हरियाणा या राजस्थान के कुछ गाँव में, इवन पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव में अभी भी देखते हैं बाल विवाह अभी भी चलता है, बट वो इलीगल है। और जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, वो जा करके तुरंत सबको रुकवा देता है। और भाई कानून का भय दिखाना पुलिस का काम है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैट्यूटरी जो बैन कर दिया, स्टैट्यूटरी रेज कर दिया, बैन तो नहीं कहेंगे, तो स्टैट्यूटरी रेजिंग, रेजिंग द मैरिजेबल एज, तो मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया। फीमेल के लिए वो एज कर दिया 18 इयर्स गवर्नमेंट ने, और मेल के लिए जो एज है उसको कर दिया 21 इयर्स। तो फीमेल की मैरिजेबल एज बढ़ा के 18 साल कर दी गवर्नमेंट ने, और मेल की मैरिजेबल एज जो है वो बढ़ा करके 21 साल कर दी। तो ये हो गया। इसके बाद जो तीसरा जो गवर्नमेंट तरीका अपनाती है वो है इंसेंटिव्स आर गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, कपल हैविंग लेस चिल्ड्रन, 1 or 2। तो इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, खासकर जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और गवर्नमेंट एक फॉर्म भरवाती है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो कोई लिखता है 1 बच्चे 2 बच्चे, तो उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, अलग से कुछ पैसे देती है प्रोत्साहन के लिए। तो लोग इसी बहाने मोटिवेट हो, भैया हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर हम कम बच्चे पैदा करेंगे। उनको टूर अलाउंस देती है, उनको अलग से टूर पैकेज देती है गवर्नमेंट कि हर साल आप जाइए, घूम आइए, क्योंकि आपका परिवार छोटा है। तो अगला जो है देख के कुड़ता है, अरे हमको तो नहीं मिल रहा है, तो भाई आप 10 बच्चे पैदा करके बैठे हो तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो गवर्नमेंट भी अपने तरीके से दिमाग लगाती है कि लोग कैसे मोटिवेट हो ये काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है अपनी परिवार को छोटा रखने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, उन्होंने संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया है। फीमेल के लिए 18 साल, मेल के लिए 21 साल कर दिया है। और गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो काम किया कि इन्होंने कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करे, कंडोम का प्रचार, निरोध का प्रचार, ये सब करना
खुलेआम पब्लिक को बिना हिचक के, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई हिचकेगा, इसमें कोई शर्म करेगा तो फिर ये सबको झेलना पड़ेगा। आपके पड़ोस में अगर कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा है और आप 2 बच्चे पैदा करें तो इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि आप पर नहीं आएगा, उसकी वजह से आप पर भी आएगा, क्योंकि बगल में जो दुकान होगी, बगल में जो रिसोर्सेज होंगे उसका उपयोग तो 10 करेंगे, प्लस आपके भी 2 बच्चे करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके 2 ही बच्चे हैं, बाकी के बढ़ रहे हैं तो उससे क्या, आगे चल करके इम्पैक्ट ग्लोबल होगा इसका। तो इसलिए सबको केयर करना होगा, सबको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, सबको मोटिवेट करना होगा। ये केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही बस की बात नहीं है, जब तक हमें आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, इसमें पब्लिक को भी इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है और करते भी हैं। नुक्कड़ नाटक होता है, हर चौराहों पर जाकर के देखते हैं 4 लोग नौटंकी कर रहे होते हैं, वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ उनको घेर के देख रही होती है। खासकर ये ज़्यादा असर नाटकों का, नुक्कड़ का ये उन इलाकों में होता है जहाँ हम लोग किताबों से दूर भागते हैं, गाँव में, कस्बों में, ब्लॉक्स पर, वहाँ नुक्कड़ नाटक ज़्यादा चलता है। शहरों में गोल घर में नुक्कड़ नाटक करेंगे कोई नहीं देखेगा, किसी के पास उतना फुर्सत ही नहीं है। तो ये जो चीज़ आप पहुँचाने जा रहे हैं समाज को, वो कहाँ पहुँचाना चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। देखिए, इंडिया वॉज among one of the first countries in the world to initiate action plan and programs to improve or attain total health at national level as it's a social goal। यानी भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से पहला देश था जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश के लेवल पर कुछ एक्शन प्लान और प्रोग्राम की शुरुआत की, जो कि समाज में हेल्थ के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाए और सरकार अपने तरफ से लोगों के गुड हेल्थ का प्रयास करे कि लोग स्वस्थ रहें और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें हर लेवल पर। और इसको और ख़ासकर इसमें जो लोग होते हैं वो किसी न किसी फैमिली का हिस्सा है, तो पूरे फैमिली के हेल्थ को केयर करने का, पूरे फैमिली को हेल्दी कैसे रखा जाए, इसके एक्शन प्लान थे, इसके प्रोग्राम थे। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी कैसे देखभाल की जाए, उससे जो शिशु जन्म ले रहा है उसकी देखभाल कैसे की जाए, ठीक है। मैलन्यूट्रिशन ना हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ना बच्चे को ना मदर को, और उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं तो और कर भी रही है। तो ये सब कुछ को एक्सप्लेन या एड्रेस करना, और खाली एक्सप्लेन और एड्रेस करना ही नहीं बल्कि इस पर इफेक्टिव वर्क करना, लोगों तक इस योजना को पहुंचाना, इस प्रोग्राम को पहुंचाना, एक्शन प्लान को पहुंचाना, ये गोल जो है वो इंडिया ने शुरू किया। ये 1951 में ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई और भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक देश था जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में सोचा, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तो इसको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्राम्स। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स were started in 1951, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एट नेशनल लेवल याद रखेंगे, ये नहीं केवल 1-2 स्टेट में स्टार्ट किया, हर स्टेट में स्टार्ट किया, एट नेशनल लेवल।
ठीक है, एज ए सोशल गोल, ये सोशल गोल के रूप में इंडिया ने इसको लिया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। समाज की तरक्की स्वस्थ समाज ही कर सकता है, ठीक है, तो समाज को स्वस्थ रखना, ठीक है, तो और खासकर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आधार बना करके, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हेल्दी सोसाइटी जो है वो तो हम इमेजिन करते हैं, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पर जब हेल्थ हम कहते हैं तो हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, तो उनकी हेल्थ, प्लस उनको जो पैदा कर रही है मदर, उसकी हेल्थ, फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एड्रेस करना, बच्चे की जांच करना, मदर की जांच करना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वे स्टार्टेड इन 1951 एट नेशनल लेवल एज सोशल गोल बाय इंडिया, ठीक है, बाय इंडिया, ठीक। और इंडिया वाज अमंग फर्स्ट कंट्री, तो इंडिया जो था वाज अमंग फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट such programs, was among first few countries, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट कंट्रीज, ठीक है। तो यहां पर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम को आगे चल करके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे चल करके जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम है, सॉरी, ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इसी को RCH प्रोग्राम का नाम दे दिया गया, RCH प्रोग्राम का नाम दे दिया गया, ठीक है। और RCH का फुल फॉर्म आपको पता होगा, RCH का जो फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड लगाइए ना लगाइए, बट दो अलग अलग चीज है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो एंड लगा लीजिए, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। यानी इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ बच्चे की हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बच्चे समाज का भविष्य है, देश का भविष्य होते हैं, फ्यूचर है ना देश का, सोसाइटी का फ्यूचर है, वही तो बच्चा डिसाइड करेगा। जो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो बच्चे फ्यूचर की सोसाइटी का नेचर डिसाइड करते हैं, तो उनकी वो हेल्दी होने चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ चाइल्ड के भी हेल्थ को ध्यान रखा गया, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मदर की हेल्थ आती है, बच्चे की हेल्थ तो आती है, इसलिए बच्चे का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया कि उसको भी स्पेशल अटेंशन हमको देना है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो है उससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनको कैसे सही किया जाए, उनके बारे में लोगों को अवेयर रखना, STDs के बारे में लोगों को बताना, STD का इलाज कैसे होता है इसके बारे में बताना, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी देखभाल कैसे होती है इसके बारे में बताना, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की जांच, बच्चे की जांच, उसमें बहुत सारे टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या पता लगाते हैं। प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये भी आता है कि लोग फीमेल फिटस का पता लगा करके उसकी हत्या कर देते हैं, ये बहाने की बच्चे की जांच करनी हो, जैसे ही पता चल जाता है कि ये तो फीमेल है तो उसको अवॉर्ड करा देते हैं, तो इस पर भी रोक लगाना। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने के लिए दो वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। देखिए, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल्स, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among people about health, especially reproductive health related aspects। मतलब ये कि जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो प्रिंट मीडिया यानी अखबार के माध्यम से और ऑडियो विजुअल यानी रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उन्होंने समाज में लोगों तक जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां पहुंचाने का काम किया है।
सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में। ये चीज़ सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लिखती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों पब्लिक को अवेयर करना सिर्फ सरकार का ही काम है, इसमें नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी ये काम करती हैं। तो जो एजेंसीज हैं चाहे वो गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है ना, ये कोई भी एजेंसी हो, चाहे गवर्नमेंटल हो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, इन्होंने अवेयर किया है, इनका काम है अवेयर करना, अवेयरिंग पीपल अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सभी पहलुओं पर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सभी एस्पेक्ट को एड्रेस किया है एजेंसीज ने लोगों को, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, एनजीओ हो जिनको कहा जाता है। नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ को भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनजीओ। और थ्रू ऑडियो विजुअल समझ रहे हैं, रेडियो, टीवी एंड प्रिंट मीडिया, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो मतलब लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सभी पहलुओं को डिस्कस करना, समझाना। ये सरकार भी ये काम करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी ये काम करते हैं, ठीक है। और ये किसके जरिए किया जाता है, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए और पेपर के जरिए, ठीक है। इसके बाद जो एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि देखिए बच्चे, आप छोटे से ही जब सब चीजों को समझ पाएंगे, जानेंगे, तो गलतियां आगे कम होंगी, आप अपना केयर खुद रख पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज आपसे छिपा के रखी जाएगी, नहीं बताया जाएगा, आपको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। और चूंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट होते हैं समाज में हमारे, एक वो टैबू है, उसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। सेक्स के बारे में, सेक्स ऑर्गन के बारे में, है ना, बच्चा अपने माँ बाप से नहीं डिस्कस करता है, उसको शर्म संकोच आती है, या बच्चा जो है उसको कोई मिसयूज कर रहा है, उसका कोई सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, तो उसको शर्म के मारे, संकोच के मारे भी नहीं बता पाता अपने नियर वंस को, जो उसके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको शुरू से उसके दिमाग में एक टैबू के रूप में ही आता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि बच्चे को खासकर जब से वो थोड़ा समझ वाला हो जाए, तभी से उसको ये चीज़ की जानकारी जब जितनी ज़रूरत है देते रहनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये चीज़ जो है वो करने की कोशिश की है। टीवी पर देना मतलब बच्चा भी तो टीवी देख रहा है, तो बच्चा खुद ही पूछेगा कि ये क्या दिख रहा है, हम दो, हमारे दो का क्या मतलब है, ये एड्स क्या है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ क्या चीज़ होता है। अभी देखिए छोटे छोटे स्कूलों में जो है, छोटे 1 क्लास 2 क्लास 3 के बच्चों में देखो टीचर्स क्या पढ़ाती हैं, गुड टच, बैड टच। कोई आपको टच कर रहा है तो वो गुड टच है, कब कैसे फील करोगे, कब बैड टच है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। ये चीज़ ऐड किया गया सोसाइटी के द्वारा, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स में ये चीज़ आया ताकि बच्चों को समझाया जाए ये इसके बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा समाज में ये गंदी बातें फैलनी शुरू हो गई हैं। पहले तो और ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो रही है, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग मुखर होकर इस पर बात कर रहे हैं, सेक्स पर और सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स पर, ठीक है। तो जैसे आप अपने दांत, आँख, मुंह के बारे में बात करते हैं, बाल के बारे में बात करते हैं, वैसे सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। वो भी बॉडी का आपके पार्ट है और उसको लेकर के इतनी शर्म संकोच नहीं होनी चाहिए समाज में। तो इसलिए ओपन सोसाइटी, और ओपन का मतलब लिमिटेड ओपन सोसाइटी, जहाँ तक आप समाज में बुराई भी तो इससे फैलती है बहुत ज़्यादा। जहाँ पर अब जैसे कपड़ा पहनना है तो कपड़ा पहन के रखना है, जिस पार्ट को ढक के रखना है उसको ढकेंगे ना। अब इतना ओपन हो जाइए कि नंगे घूम रहे हैं आप बैठ करके, तो फिर जानवर आप में अंतर क्या है। एक सिविलाइज्ड वे में आपको इसको डील करना है, कहने का मतलब ये है। तो एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन करती है कि
यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होता है, मतलब ये खाली आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज पर ही मत डिपेंड रहिए कि वो जो सेक्स हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को पब्लिक तक पहुंचाए। इसमें पेरेंट की भूमिका है, टीचर की भूमिका है, क्लोज रिलेटिव्स की भूमिका है, फ्रेंड की भूमिका है, लोगों को बताना, अपने संबंधियों को बताना, सभी लोगों को डिस्कस करना, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर केवल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का ही ये रोल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर पेरेंट्स की भी भूमिका होती है। एक बच्चे के रिस्पेक्ट में बता रहे कि एक बच्चे को गवर्नमेंट से ही ना पता चले, एक बच्चे को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से ही ना पता चले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, केयर के बारे में, ठीक है ना। बच्चे को पेरेंट्स के जरिए भी पता चल सकता है, क्लोज रिलेटिव्स को भी ये काम करना चाहिए, टीचर को ये काम करना चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स को ये काम करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसको भी इसका डिसेमिनेशन करना चाहिए। डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, इसको प्रसार करना, ठीक है। तो जो यानी कि पेरेंट, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर, फ्रेंड शुड ऑल्सो स्प्रेड awareness in society, in their family, जिससे जो संबंधित है, about all aspects of reproductive health। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, क्लोज रिलेटिव्स को भी, टीचर्स को भी, फ्रेंड्स को भी, उनका जो अपना माइक्रो सोसाइटी है, मतलब माइक्रो में एक फैमिली, जिस फैमिली में बैठे हैं, चर्चा हो रही है, वहाँ भी डिस्कस करते रहे। तो खाली इन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। जब तक ये लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक उसका रियल इफेक्ट नहीं आएगा। समझने की कोशिश करिए ये कि हाँ क्या एनसीईआरटी बुक लिखने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल में देना बहुत ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन आप स्कूल में देंगे तो ही बच्चा जो है वो जागरूक हो जाएगा और उसके साथ आगे चल करके कभी सेक्स एब्यूज जैसी चीज़ें नहीं होंगी। वो संकोच नहीं करेगा चीज़ों को शेयर करने से, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने जो जिसको सबसे नियर बाई समझता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेक्स एजुकेशन की भी बात होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन इज मस्ट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तभी आप समाज को जागरूक कर पाएंगे जब बच्चे को भी सेक्स एजुकेशन दिया जाए एक पर्टिकुलर क्लास के बाद से। जब से उसको थोड़ी समझ आने लगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब आप पढ़ाते हैं तो हार्ट पढ़ा रहे, किडनी पढ़ा रहे, ब्रेन पढ़ा रहे, तो सब पेनिस भी पढ़ा दीजिए, वेजाइना भी बताइए, यूट्रस भी बताइए, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताइए, फिर रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए, ठीक है। तो वो तो फिर वो नॉर्मल फील करेगा। अगर छोटे से उसको रहेगा तो जैसे आँख खोल रहा है तो वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की भी बात करेगा, उसको शर्म संकोच नहीं रहेगा। और जब भी कोई, और उसको फिर आगे चल करके सेक्स एजुकेशन इज मस्ट, और उससे आगे चल करके it helps in prevention of help in prevention of sex abuse related crimes। तो कहीं ना कहीं ये सेक्स अब्यूज से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं और उससे वो प्रिवेंट करेगा। पहले से ही बच्चा बच जाएगा, या अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो जैसे ही पहले दिन उसके साथ कुछ गलत होगा तो पहले दिन जाके बता देगा अपने पेरेंट को, तो फिर वो चीज़ वहीं रुक गई, वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें जब सेक्स एजुकेशन दिया जाता है तो क्या दिया जाता है। सेक्स एजुकेशन में जो है वो सेक्स ऑर्गन के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे सेक्स ऑर्गन, नॉलेज अबाउट, ठीक है, नॉलेज अबाउट, ठीक है, नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन हो गया। उसके बाद कैसे हेल्दी सेक्स ऑर्गन रखे जाते हैं, ठीक, कैसे हेल्दी सेक्स प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। तो नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है, हेल्दी सेक्स ऑर्गन कैसे रखे जाते हैं, हेल्दी सेक्स प्रैक्टिसेस कैसे किए जाते हैं। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, खासकर एड्स है एक्सेट्रा, ठीक है, HIV मतलब वही एड्स उससे होता है, तो STD के बारे में जानकारी देना। तो ये बहुत कुछ आता है सेक्स एजुकेशन में,
ठीक है, वो आप जानते भी होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लोगों को बताना, कपल को बताना, खाली बच्चों तक ही सीमित नहीं, अब कपल को भी बताना कि आप जो है कैसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने से बच सकते हैं, कंट्रासेप्शन मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कम बच्चे होंगे तो आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन दे देंगे तो वो क्या रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ये सारी जो एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो जो एडोलिसेंट एज ग्रुप होता है उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है। एडोलिसेंट एज ग्रुप का मतलब होता है ये ब्रिज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, उस पीरियड को बोलते हैं एडोलिसेंट पीरियड। मतलब 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, ये जो एज ग्रुप होता है ना, ये एडोलिसेंट पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, बच्चा जवान हो रहा होता है, उसमें सेक्स ऑर्गन में चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी डिज़ायर में चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें दाढ़ी मूंछ आने लगती है, ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखता है बच्चा, ठीक है ना। तो उसलिए उसको बहुत सा फिर मेंटल जो 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 माइंडसेट है वो भी चेंज हो रहा होता है। बच्चा चाहता है कि वो थोड़ा फ्री हो, पेरेंट्स से थोड़ा अलग हो, समझ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आती हैं ना तो उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। तो अगर इस एज में बच्चे को अच्छे से केयर किया जाए, उसको अकॉर्डिंग टू नीड डील किया जाए, और उस समय सेक्स एजुकेशन के हर चीज़, प्रॉस कॉन्स, हर चीज़ बताया जाए किसी भी एक्ट का, तो उसको समझ में भी आएगा और आगे चल करके वो सेक्स रिलेटेड क्राइम से वो बच जाएगा, ठीक है। खुद अटेम्प्ट भी नहीं करेगा और खुद अपने को अटेम्प्ट से बचा भी लेगा, जो अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एडोलिसेंट जो पीरियड होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल पीरियड होता है, ठीक है ना। तो एडोलिसेंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एडोलिसेंस। तो जो एडोलिसेंस पीरियड होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, ठीक है। तो एक तरह से इसको कहा जाता है ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड खत्म हो रहा होता है और एडल्टहुड शुरू हो रहा होता है। तो एक ट्रांजिशन फेज है ये। ट्रांजिशन फेज होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कुछ चीजें समाप्त हो रही होती, कुछ चीजें नई डेवलप हो रही होती हैं। ऐसे ही दिमाग का भी सेटिंग चेंज हो रहा होता है। तो इस पीरियड में सेक्स एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन एज वेल एज नॉलेज एज वेल एज ये भी जरूरी है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, ठीक है। तो नॉलेज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्स एजुकेशन ये बहुत ही ज़रूरी होता है इस पीरियड में। फिर जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे एड्रेस करती है गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो बता ही चुके हैं कि इसमें सेक्स एजुकेशन देना, फिर इसमें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जानकारी देना, उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करना, उसका उपचार कैसे होता है उसका सही तरीका बताना, ठीक है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये बताना, फिर प्रेगनेंसी के समय प्रेग्नेंट मदर की कैसे देखभाल की जानी चाहिए, उसके लिए न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जांच होनी चाहिए बच्चे की जो अंडर डेवलप कर रहा है फीटस, बच्चा पैदा होने के बाद यानी पोस्ट नेटल जो केयर होता है मदर का भी और बच्चे का वो कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो ये सब कुछ समाज में बताया जाता है, बताने की कोशिश की जाती है कि बच्चा जब भी पैदा हो तो घर में लोग, गाँव में अभी भी दाइयों को बुला करके वो जो नारा होता है ना प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, उसको चाकू से, कैंची से, ब्लेड से काट देते हैं, उससे मदर की भी डेथ हो जाती है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तो डिलीवरी हमेशा ट्रेन नर्स के प्रेजेंस में कराएं या हॉस्पिटल में जा करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाके कराएं, ये सब चीज़ समझाया जाता है। इससे मोर्टलिटी रेट भी कम हो जाती है बच्चे की भी और मदर की भी। नहीं तो ऐसे तमाम सुनने में आता है, कुछ गांव में बच्चा घर में ही पैदा करा रहे थे, ब्लेड रखा था, ब्लेड से ही नारा काट दिया, उसमें तमाम बैक्टीरिया होते हैं, टिटनस के बैक्टीरिया, और वो टिटनस हो गया और मदर भी मर जाती है और बच्चा अगर मरना है तो भी मर जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हम एड्रेस करेंगे समाज में, तो ये सब कुछ नहीं होगा, इनके दर में बहुत कमी आएगी। ये पूरा एक पेज एनसीईआरटी बुक ने ऐसे ही नहीं दिया है, आप लोग ऐसे जरूर लिखते थे, एक तरह से ऐसे वाला ही पार्ट है, तो उसको ये चीज़ भी आपको मेंशन करनी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। वो चीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को जो आप देखेंगे तो उसमें इसमें से पॉइंट पिक करिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें मुंह से निकाली हैं, वो सब ही पॉइंट आपको लिख देना है। तो
अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जब इशू हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें क्या क्या और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं? जैसे एक फीमेल में नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको उसका पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रहा है, ताकि प्रॉपर कभी उसको अगर माँ बनना है तो उसके लिए उसको समझ में आ जाए सही समय पर कब उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में खाली सूचना ही देना नहीं होता है, फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। फिर हाँ, एक और चीज़, जो मदर है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को, न्यू बॉर्न को, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म मिल्क होता है कोलेस्ट्रॉम आप जानते हैं, और खाली कोलेस्ट्रॉम ही नहीं, आगे जो 6-7 महीने 8 महीने तक बच्चा मदर के दूध को पीता है उससे बहुत सारे एंटीबॉडीज़, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि मार्केट से आने वाले दूध से लाख गुना बेहतर होते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी को वो स्ट्रेंथन करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ हाउ मच इंपॉर्टेंट, ये सब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बच्चा पैदा होना, ठीक है, सेक्स, हेल्दी सेक्स प्रैक्टिस करना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की देखभाल, ठीक है ना, बच्चे को अवेयर करना कि क्या सेक्स से रिलेटेड उसको जानकारी होनी चाहिए, सेक्स अब्यूज से बचना, ये सब कुछ आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, जो अभी तक मैं डिस्कस लगातार करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, तो खाली सूचना ही पहुंचाना नहीं है, बल्कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी देना पब्लिक को जरूरी है। ठीक है, टेक्निक्स ऐसे ऐसे डेवलप करना ज़रूरी है जिससे कि बच्चे की जांच हो सके, मदर की जांच हो सके, दवाइयाँ ऐसी उपलब्ध होना ज़रूरी है ताकि अगर किसी का स्टडी हो गया तो उसका इलाज नहीं होगा तो खाली जानकारी लेके क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट करती है। अब जैसे मान लीजिए एक जांच की टेक्निक है जिसको एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है, ये ध्यान रखेंगे, एमनियोसेंटेसिस, इसमें क्या करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं। सपोज करिए ये फीटस है जो मदर के वोम्ब में है, ये एमनियन आप पढ़े होंगे ना, इसके ये एमनियोटिक फ्लूइड है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या है, ये वोम्ब है मान लीजिए, ठीक है ना, ये यूट्रस के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो यूट्रस है, और ये मान लीजिए एमनियन है, मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और इस एमनियोटिक फ्लूइड में होता क्या है, बच्चे के बॉडी से निकल के सेल्स जाती रहती हैं। तो ये हो गया फीटल सेल्स, फीटल सेल्स टूट टूट के गिरती रहती हैं, प्लस इस बच्चे के बॉडी से कुछ डिजॉल्व केमिकल्स भी इसमें जाते रहते हैं, केमिकल्स भी निकल के जाते रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड मतलब निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट बाय हेल्प ऑफ सिरिंज, सिरिंज डालते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन से देखते रहते हैं कि सिरिंज जो जा रहा है वो एमनियोटिक फ्लूइड तक ही जाए, कहीं बच्चे में ना घुस जाए। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हुए वो सिरिंज डालते हैं और नीडल से निकाल लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड मतलब उसके गाइडेंस में, गाइडेड, ठीक है, तो सिरिंज से, ये सिरिंज अल्ट्रासाउंड गाइडेड है। मान लीजिए अल्ट्रासाउंड का आप ये अल्ट्रासाउंड से आपको दिखाई देता है, अल्ट्रासाउंड से आपको पूरा दिखाई देता है कि सिरिंज कहाँ तक गई है। तो अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में सिरिंज डाला जाता है ताकि सिरिंज सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड तक पहुंचे, बच्चे को ना कहीं से छेद दे, तो बच्चा डैमेज हो जाएगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट, एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट। ठीक, और ये शुरुआती अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में किया जाता है, 2 महीने से पहले के स्टेज में किया जाता है, समझ रहे हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट बाय हेल्प ऑफ सिरिंज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेंगे बाय हेल्प ऑफ सिरिंज, ठीक है, और and fetal cells and chemicals present in that fluid is checked for any disorder, genetical disorder खासकर, for any disorder। और ये जो डिसऑर्डर होगा ज्यादातर जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता चलता है,
जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता चलता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की जांच की जाती है एमनियोसेंटेसिस में, और इसमें 2 महीने से पहले का जो फीटस है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले का जो फीटस है, ये पहले मतलब दूसरे महीने के दौरान ही ज़्यादातर ये किया जाता है, दूसरे या तीसरे महीने के दौरान। और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, उसमें बच्चे के बॉडी से निकली हुई फीटल सेल्स होती हैं, बच्चे के शरीर से निकला हुआ केमिकल होता है, तो उस केमिकल की जांच की जाती है, उस फीटल सेल की जांच की जाती है, और उसमें यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका पता लगा लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि अगर वो ट्रीट हो सकता है तो अभी से दवाई देना शुरू किया जा सकता है, नहीं ट्रीट हो सकता है तो उसको एबॉर्ट किया जा सकता है, बच्चे को मारा जा सकता है, क्योंकि उसको ऐसी बीमारी अगर हो गई है जिससे कि उसका जन्म मरने से भी बदतर है तो उसको भी समाप्त कर देना उचित होगा, जिससे कि मदर की जान भी बच जाएगी और बच्चे का भी जो जीवन है नरक होने से बच जाएगा। तो इसलिए उस स्टेज से पहले एमनियोसेंटेसिस करिए कि जब एबॉर्शन आसानी से कराया जा सके, और वो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, और एमनियोटिक फ्लूइड भी प्रॉपर अमाउंट में बन जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2nd मंथ या 3rd मंथ के दौरान एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है, ठीक है ना। तो अर्ली प्रेगनेंसी के समय, और इसमें जो डिसऑर्डर्स पता लगते हैं, खासकर वो डाउन सिंड्रोम का पता लग सकता है, फिर इसमें हीमोफीलिया का पता लग सकता है कि बच्चा हीमोफिलिक है कि नहीं है, फिर इसमें सिकल सेल एनीमिया का पता लग सकता है, सिकल सेल एनीमिया का पता लग सकता है, यानी बहुत सारे इसमें डिजीजेस का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा, इन सब बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि जब आप फीटल सेल निकालेंगे तो फीटल सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। तो क्रोमोसोम में जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो अभी आपको जेनेटिक्स में डाउन सिंड्रोम बताया देगा कि इसमें 21st क्रोमोसोम जो होता है उसकी संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है। तो आपको जो 21st क्रोमोसोम दिखेगा वो 2 ना दिख के कितना दिखेगा, 3 दिखेगा। तो आप समझ जाएंगे अरे इसमें हर क्रोमोसोम की तो 2 कॉपी है, लेकिन 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, यानी ये डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम का पता लग गया। इसी तरह से बच्चे के सेल में सेक्स क्रोमोसोम का भी पता लग जाता है, 2X है तो वो लड़की है, 1X और 1Y है तो वो लड़का है। तो ये चीज नहीं पता लगाना होता है एमनियोसेंटेसिस में। डॉक्टर जो कर रहा है एमनियोसेंटेसिस उसको तो पता चल जाएगा कि अरे तो XX यानी लड़की है या XY यानी लड़का है, यानी एमनियोसेंटेसिस से भी सेक्स डिटरमाइन हो सकता है, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता है किसी भी डॉक्टर को जो एमनियोसेंटेसिस कर रहा है उसको, इस बच्चे के रिलेटिव्स को या इसके फादर या मदर को। इस पर स्टैट्यूटरी बैन है एमनियोसेंटेसिस पर, इस बात के लिए बैन है कि आप सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे। तो देयर इज स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस डन फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं करना है। और अगर एमनियोसेंटेसिस हो रहा है तो वो अदर पर्पसेस के लिए हो, डिसऑर्डर पता करने के लिए हो, और जो करने वाला है उसको तो दिख ही जाएगा कि XX है कि XY है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये एनसीईआरटी बुक यहाँ पर मेंशन करती है कि स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ताकि लड़कियों का पता चल जाएगा कि ये लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा देंगे फीमेल फर्टिसाइड से बचने के लिए। तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है एमनियोसेंटेसिस से, ठीक। आप सेक्स पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं करवा सकते, आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं, ठीक है। और जो कर रहा है उसको बताना नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि समाज में तमाम लोग हैं जिनको जैसे ही पता चलता है कि वो तो फीमेल है तो उसको वो मार डालते हैं वो में, ठीक है ना, उसको पैदा ही नहीं होने देते हैं, एबॉर्शन उसका करा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपको बता दिया गया कि बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक में गवर्नमेंट को टेक्निक्स टूल्स भी डेवलप करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी डेवलप करना पड़ता है, ताकि उसको उससे समाज के लोगों को मदद पहुंचाया जा सके। इसी में एक जिक्र है सहेली का, जिसका जिक्र हमने पहले भी आपसे किया हुआ है। सहेली एक कंट्रासेप्टिव पिल है जो कि CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया है, और ये वंस इन अ वीक पिल है, और इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। तो ये भी डेवलप हुआ रिसर्च, तो ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही तो पार्ट है कि सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है, साइंटिस्ट अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। तमाम NGOs ये काम भी करवाते हैं
कि नए नए ड्रग्स डेवलप हों जो तमाम सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे कि डिजीजेस हैं, बर्थ कंट्रोल है, इसमें वो रोल अदा कर सकें। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो ख़त्म हो गया।